नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक और मैं हूं आपके साथ बिलाल। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर के क्रिकेट खिलाड़ी लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इसी क्रम में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम में जनपद के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। उनमें से एक को यूपी टीम का उप कप्तान भी बनाया गया। इस उपलब्धि पर जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों और साथ ही खेल प्रेमियों में यहाँ पर खुशी की लहर देखी जा रही है। रविवार को सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष साजिद उमर ने जानकारी दी। आपको बता दें कि यहाँ पर एसडीसीए के चेयरमैन अकरम सैफी के यहाँ पर दिशा निर्देश में ही सहारनपुर का क्रिकेट लगातार नए आयाम को छू रहा है। सहारनपुर के क्रिकेट खिलाड़ी उच्च स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपको बता दें कि यहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से आयोजित होने वाली अंडर 19 अंतर्राज्यीय वीनू मंकड़ ट्रॉफी के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की टीम ने सहारनपुर के 4 खिलाड़ियों का चयन होना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यूपी अंडर 19 क्रिकेट टीम चयन होने वाले खिलाड़ियों में सहारनपुर के मोहम्मद अमान पुत्र मेहताब, प्रशांत वीर पुत्र रामेंद्र त्रिपाठी, वंश चौधरी पुत्र विकास कुमार और अब्दुल रहमान पुत्र जाहिद हसन का नाम शामिल है। यूपी अंडर 19 क्रिकेट टीम का उप कप्तान कानपुर के आदर्श सिंह को बनाया गया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गर्व का विषय है और साथ ही यूपी की टीम के यहाँ पर उप कप्तान सहारनपुर की मोहम्मद अमान को नियुक्त किया गया। देहरादून में इनके मैच हो रहे हैं और कल जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच में खेलते हुए प्रशांत वीर ने शानदार शतक मारते हुए 86 गेंदों पर 129 की यहाँ पर पारी खेलने के साथ ही 2 विकेट लेते हुए उत्तर प्रदेश की टीम को शानदार जीत में अहम योगदान दिया है। सहारनपुर की क्रिकेट लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। एसडीसीए के चेयरमैन अकरम सैफी के दिशा निर्देशन में क्रिकेट को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ के खिलाड़ी नई नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की अंडर 19 क्रिकेट टीम का उपकप्तान सहारनपुर के खिलाड़ी मोहम्मद अमान को बनाया गया है। उनके अलावा 3 अन्य खिलाड़ियों को भी इस टीम में शामिल किया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर है। और चलिए बात करेंगे अब आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर अंकित परिहार प्रदेश महासचिव यूथ विंग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश का सहारनपुर आगमन पर आप पार्टी की यहाँ पर सभी नेताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। अंकित परिहार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यहाँ पर आगामी 16 अक्टूबर को यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना के नेतृत्व में बेरोजगारी को देखते हुए जनपद नोएडा में बेरोजगारी को देखते हुए एक युवा महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें पश्चिम प्रांत के 10 राज्यों से यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल होंगे और बेरोजगारी को लेकर आवाज उठाने का काम किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम प्रांत के यहाँ पर 10 राज्यों में लगभग 60 लाख भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं और युवा बेरोजगार भूखे पेट सो रहा है। उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है कि नोएडा से ये आवाज उठाई जा रही है। सड़क से लेकर सदन तक बेरोजगारी की आवाज उठाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तो वहीं निकाय चुनाव पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा है कि दिल्ली में 60% विधायक युवा हैं और आगे भी यहाँ पर पार्टी युवाओं को ही प्राथमिकता पर रखेगी। निकाय चुनाव में गारंटी कार्ड को लेकर भी बोलते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पार्टी की तरफ से मीटिंग की जाएगी और गारंटी कार्ड को लेकर भी मंथन होगा। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के यूथ विंग पश्चिम प्रांत में युवा महासम्मेलन का आयोजन 16 अक्टूबर को जनपद नोएडा में कर रही है। भाई पंकज अवाना जी के नेतृत्व में पश्चिम प्रांत के 10 जिलों से हर जिले से लगभग सैकड़ों और हजारों की संख्या में बेरोजगार नौजवान शामिल होंगे। आदित्यनाथ के राज में बेरोजगारी का आलम देखा जाए, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, और कोई भी 22-23 डिपार्टमेंट हैं, लगभग 60 लाख से अधिक भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं। हम लोग उन नौजवानों को एकत्र करके और उनके हक अधिकार की लड़ाई और एक आवाज़ 16 अक्टूबर को इंकलाब की आवाज़ पश्चिम से उठेगी, राजधानी तक जाएगी और आदित्यनाथ को पता चल जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान अब सड़कों पर उतर चुके हैं। पंकज अवाना जी के नेतृत्व में
अब एक हमारे लिए बड़ी चुनौती सामने आ रही है। हम लोग बेरोजगार नौजवानों के हक अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक, और जब तक धमनी में लहू है तब तक हम लोग उनकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ते। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से प्रदेश अधिवेशन और साथ ही शौर्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान के साथ की गई, जिसमें यहाँ पर शहीद हुए सैनिकों के परिवार वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से प्रदेश अधिवेशन और साथ ही शौर्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा के जनरल सचिव ने यहां पर बताया कि वार्षिक तौर पर संस्था के लोग मिले और साथ ही पूरे साल का लेखा जोखा देखा है, उस पर भी बातचीत की गई और साथ ही वीरों के सम्मान पर मंथन हुआ। साथ ही यहां पर बताया जा रहा है कि इस अवसर पर शहीद वीरों के परिजनों को सभी को यहां पर सम्मानित किया गया। भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का हमने यहाँ एनुअल, जैसे कमांडर क्यादाग साहब ने बताया था, अभियंता त्यागी साहब ने, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर कैंप भी लगाया है और जो हमारे सैनिकों की कोई समस्या है उसके संबंध भी हमने ऑफिस लगाया यहाँ पर, उसके स्पर्श बोलते हैं, और 2-3 हॉस्पिटल को इनवाइट किया है जिन्होंने फ्री में चेकअप किया सभी का। और हमने सबसे बड़ी जो देश की वीर नारांगना होती हैं उनको सम्मिलित किया है, वीर नारियों को, और देश के हर स्टेट से बुलाए गए जो फौजी उनको सम्मानित किया गया है और हमेशा उनको अच्छा मोटिवेट किया है और ये पता है कि पूरे सैनिक इकट्ठे होकर के राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ क्या कार्यक्रम? आज हमारा वार्षिक मीटिंग हुई है जिसमें हम अपने पूरे साल का कार्य लेखा, कार्य जोखा और अपने फाइनेंशियल स्टेट्स एक्सेट्रा की बातें करते हैं। और आज इसी के साथ साथ में हमने अपने हरियाणा प्रदेश के लिए शौर्य सम्मान दिवस भी मनाया है। इसमें हमने सभी अपने वीर नारीज और जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स हैं सबको सम्मानित किया है। साथ साथ में हमने जो अपने एक्स सर्विसमैन जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबको सम्मानित किया है। हमारी जो सैन्य मातृशक्ति है हमने उनको भी सम्मानित किया है और इस प्रोग्राम को हम हर वर्ष इसी तरह से मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल जी, आज सम्मान किए गए अखिल भारतीय संस्था के द्वारा, पूर्व सैनिक के द्वारा, क्या कहें, किस लिए इसलिए हमारा बेटा शहीद हुआ था मंगल घाटी 11/8 में, उसके सम्मान में मैं बुलाया गया था हमारे को और सम्मान दिया गया। और चलिए बात अब बुलंदशहर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश का कहर एक बार फिर से किसानों पर आफत बनकर टूट पड़ा है। इस बार किसानों की यहाँ पर पकी हुई फसल जो कि धान की फसल है वो एक बार फिर से बारिश की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसानों को जहां इस बार फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बार बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जनपद बुलंदशहर में यहाँ पर बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है। धान की फसल तैयार है और वहीं बारिश की वजह से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ। इसको लेकर किसान जो है परेशान है। किसान भुखमरी की कगार पर पहुंचने को तैयार है। पकी हुई फसल गिरने से यहाँ पर बारिश का पानी बढ़ने से किसानों की फसलें खराब होने कगार पर पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार यहाँ पर किसानों के हुए नुकसान की भरपाई कैसे करती है। 3 दिन से लगातार बारिश पड़ी है। हमारी फसल बर्बाद हुई है। ये क्या बोया था आपने? हमने इसमें गोभी और धनिया बोया था और हमारी गोभी धनिया सब मारी गई बारिश से। रेट का बीज बोया, किस तरह से? लगभग 60,000 रुपये किलो की गोभी थी, 200 रुपये किलो का धनिया था, वो सब बर्बाद हो चुका है। क्या उम्मीद लगाई बैठे? अब उम्मीद यही है कि योगी सरकार जो हमें मदद करे, हमारे लिए कुछ, हमारे बच्चों के लिए जो आश्वासन है कुछ थोड़ा घना हमें सहायता मिले, इससे जो हम आगू उपजाऊ फसल अपनी बो सकें आगे लिए। किस तरह से पैसा लगाया था? हमने कि कुछ ब्याजों से लिया, कुछ चीज़ बात रखी अपने घर में, जब हमने इसमें खेतों में लगाया था और फिर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं इस वक्त। अब हमारे पास कोई आस नहीं है। बारिश है 3 दिन थे। अच्छा। और सब डूब गई, बर्बाद है गया में। किस चीज़ की फसल है, कितना का नुकसान हुआ लगभग? धानन की है फसल। क्या बीघा में धान है अम्मा तुम्हारे? हमारे
ये कितनी होगी चौधरी साहब बता दीजिए, मुझे खेतन को जो ना पता मुझे। आपकी पूरी धान की फसल कटी पड़ी थी? हाँ पूरी पड़ी है, पड़ी नहीं पड़ी, पूरी तरह बर्बाद हो गई? पूरी तरह बर्बाद है। 3 दिन से बारिश हो रही है, धान की फसल है और 20 बीघा गोभी, 15-16 बीघा धान है, सब डूब गए सब मारे। किस तरह से पैसा लगाया था? ब्याज पे पैसा लिया, तो ये आस कर गए कि फसल आएगी ब्याज को पटा देंगे, वो भी ना पटेंगे अब, और बच्चे भी परेशान हैं। किस तरह से उम्मीद लगाई बैठे हैं? और सरकार हमको कुछ मदद कर देवे तो ऐसा बालकन का कुछ साधन हो जाएगा खाने पीने का, वो भी नहीं है। नहीं अब अभी भी मौसम घिरा हुआ है? हाँ, अभी आगे को कोई पता ना कितनी बारिश होनी है, अभी तो आगे का कोई पता ही ना किसी को। चलिए बात अब डिंडोरी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर डिंडोरी जिले में ईद मिलादुन नबी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जहाँ पर सुबह खैर मस्जिद से यहाँ पर जुलूस शहर के बीचों बीच होते हुए कलेक्ट्रेट तक जुलूस को निकाला गया, जिसमें यहाँ पर सभी मुसलमान भाई हजारों की संख्या में पैदल जुलूस और साथ ही शाम को बाइक यहाँ पर रैली निकाली गई और जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। इस पर्व का इस्लाम धर्म में एक बेहद ही खास महत्व माना गया है। लोग इस पर्व को यहाँ पर पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के तौर पर मनाते हैं। आपको बता दें कि इस दिन यहाँ पर लोग पैगंबर नबी मोहम्मद के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए जुलूस भी निकालते हैं। और आज हम आपको इस पर्व के इतिहास और साथ ही महत्व के बारे में जो है हाफिज को यहाँ पर बताते हुए दिखाई देंगे। की जो तारीख़ है 12 रबीउल शरीफ, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। इस 12 तारीख़ रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक मौके पर तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान हज़रात जो है नबी की पैदाइश की खुशी मनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति का संदेश देते हैं, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की आवरी से पहले इस दुनिया में, इस कायनात में बहुत ही जुल्म और सितम जो है आपस में लोग पूरी इज़्ज़िया किया करते थे। डिंडोरी जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूर शुकुलपुरा में आमा टोला लौटने के दौरान यहां पर मवेशी को बचाने के चक्कर में बस जो है ड्राइवर ने यहां पर नियंत्रण खो दिया था और बस पलट गई। घायल यात्रियों के जो है बताए अनुसार बस में करीब 55 यात्री सवार थी। 2 दर्जन से अधिक यात्री जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए डिंडोरी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है डिंडोरी से नारायणगंज चलने वाली बस में सवार सभी यात्री जो है चौक समारोह से लौट रही थी और इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार हुआ है। 17-18 लोग घायल हुए हैं। तो जो बस जा रही थी कहाँ से कहाँ जा रही थी? शुकुलपुरा से राघोपुरा। कितने लोग सवार रहे होंगे? 50-60 आदमी। तो बस कौन सी थी? महाकाल बस। ये सलैया के पास है। एक्सीडेंट हुआ कैसे है? एक्सीडेंट हुआ, वो स्पीड में था, वो सामने पड़ा था, उसको कटाते समय वो स्टीयरिंग ज़्यादा घुमा दी और संभाल नहीं पाया। तो क्या पलटी है? बस पलटी है? बस पलटी। कितने लोग सवार थे? उसमें थे 50-55 थे। कितने लोगों को चोट आई है? चोट पूरे लोगों को चोट है। कितने लोग लगभग घायल हुए हैं? 20-25 लोग घायल हुए हैं। तो जो बस है ये कहाँ से कहाँ जा रही थी और बस का नाम क्या है? बस का नाम महाकाल। और कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? शुकुलपुरा से आमा टोला जा। और चलिए बात उत्तराखंड के कलियर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर कलियर में जियारत के लिए आए 3 ज़ायरीन धनौरी के यहाँ पर 52 दर्रे में डूब गए। स्थानीय गोताखोरों की यहाँ पर मदद से तीनों ज़ायरीन के यहाँ पर शव को बाहर निकाला गया। पिछले सालों में यहाँ पर इस जगह पर लगातार डूबने की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बावजूद इसके पिरान कलियर थाना पुलिस की ओर से सुरक्षा के कोई प्रबंध वहां पर नहीं किए गए। जल पुलिस भी सूचना दिए जाने के घंटों बाद मौके पर पहुंची। पिरान कलियर में इस समय
सालाना उर्स चल रहा है। रविवार की दोपहर जायरीन यहाँ पर नहा रहे थे। इस दौरान एक बच्चे सहित यहाँ पर 3 जायरीन गहरे पानी में डूब गए। आसपास नहा रहे अन्य लोगों ने शोर मचाया। मदद के लिए स्थानीय गोताखोरों ने यहाँ पर पानी में छलांग लगाई। प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से यहाँ पर बताया गया कि पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद जल पुलिस मौके पर पहुंची। चलिए बात खुर्जा की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर श्री मेढ़ राजपूत स्वर्णकार समाज खुर्जा की तरफ से श्री अजमेर जी महाराज की यहाँ पर महाआरती का आयोजन गोवर्धन मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें समाज के संरक्षक श्री राम किशन वर्मा जी ने यहाँ पर उनके जीवन परिचय के बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद अध्यक्ष रवि वर्मा उर्फ हैप्पी जी ने यहाँ पर सभी समाज को धन्यवाद दिया और आपको बता दें कि यहाँ पर उसी के बाद महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। तत्पश्चात सभी मेढ़ बंधुओं को यहाँ पर सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम में जो है भगवत स्वरूप वर्मा, तरुण वर्मा, रवि वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, अमित वर्मा, चंद्र प्रकाश वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। लालकुआं में तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से शहर में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। आपको बता दें कि वहीं जुलूस ए मोहम्मदी में क्षेत्र की मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। शहर में यहाँ पर सरकार की आमद मरहबा के नाम से गूंजती रही। आपको बता दें कि यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग 12वीं शरीफ के रूप में बड़े ही यहाँ पर उत्साह के साथ अकीदत के साथ मनाते हैं। आज बड़ी खुशी का दिन है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और इस महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी मनाते हैं और ये खुशी जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में खुशी मनाते हैं। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हर साल हम ये जुलूस निकालते हैं। अमन और शांति के साथ और सुकून के साथ हम कोशिश करते हैं कि ये जुलूस निकले और हर साल अमन और शांति के साथ ही ये जुलूस निकलता है। हाँ, जो लोग इस जुलूस के अंदर कुछ खुराफात करते हैं तो उनको सख्ती के साथ समझाया जाता है और उनका बाइकाट भी किया जाता है। लेकिन हम इस जुलूस के ताल्लुक से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जुलूस और ये खुशी का मौका सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमों के लिए रहमत बना के भेजा है। ईद मिलाद नबी बारह वफात का जुलूस निकाला गया था जो यहाँ के नगरवासी हैं और शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने भी व्यापक व्यवस्था करके पूरा रूट चार्ट तैयार करके और कोतवाली से ड्यूटी लगा के हमने भी पूरी व्यवस्था के साथ जुलूस निकाला ताकि जिससे जो आम नागरिक हैं उनको भी परेशानी ना हो और जो जुलूस है वो भी पूरे हर्षोल्लास के साथ सभी लोग ने मिलकर उसमें सहयोग करके निकाला गया। चलिए बात शिवपुरी की करेंगे। आपको देखिए शिवपुरी जिले के यहाँ पर पिछोर थाना क्षेत्र के नगदेश्वर तिराहे पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठा पूरा परिवार घायल हो गया। इस घटना में 1 साल की मासूम कशिश के यहाँ पर घटनास्थल पर ही बताया जा रहा है कि मौत हो गई। और आपको बता दें कि यहाँ पर पिछोर की बमाना गांव में रहने वाले दान सिंह अपनी ससुराल गया हुआ था और दोपहर जब वो अपनी पत्नी अंबिका और साथ ही अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी बाइक से वापस लौट रहा था, बताया जा रहा है कि यहाँ पर तभी तेजी से आ रहे एक ट्रक ने दान सिंह की बाइक में टक्कर मार दी और ये हादसा हुआ है।
फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।